A very good evening to you all. Dr. Tiwana neurosurgeon here. ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਦੇ ਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਆਟਿਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ਸ ਦਾ ਵਰਡ ਸ਼ਿਆਟਿਕ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਆਟਿਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਡਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗਰਦਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਹੈ, मरीज वो तो नहीं डरता। मरीज़ हमेशा यही सोचता है कि ये चीज़ें तो बड़ी कॉमन चीज़ें हैं, कमर में दर्द होना या गर्दन में दर्द होना, और ये होनी ही होनी है फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। लोग सोचते हैं कि मेरे को गैस है उससे गर्दन में दर्द हो गया है, या मेरे बच्चे के जन्म के वक्त इंजेक्शन लगे थे उससे दर्द हो गया है। सो दे टेक इट लाइटली। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये सर्वाइकल है या शियाटिका है, फिर वो घबराते हैं। असल में है क्या है ये? शियाटिका है, ये सर्वाइकल है क्या? ये सारा बताता हूँ। ये वीडियो एक रेपिटेशन वीडियो है, इसी से मिलती जुलती है, ऑलमोस्ट सेम वीडियो पहले भी बनाई थी, लेकिन उसमें आवाज़ कुछ अच्छी नहीं थी, सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो अगेन। एक्चुअली जो ये गर्दन में और कमर में हमें दर्द होता है, दिस इज़ द फर्स्ट साइन ऑफ शियाटिका और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको हम आमतौर पे सर्वाइकल बोल देते हैं। ये पहली निशानी है। इसके बाद और भी तकलीफ़ें होती हैं और बढ़ती जाती हैं, ये बता रहा हूँ। सो जैसे पहले कहा कि मरीज़ सिंपल दर्द के साथ नहीं आता, या तो वो जैसे मैंने कहा कि शियाटिका या लंबर, जब उसको पता चलता है कि सर्वाइकल है तब डॉक्टर के पास आता है, या फिर मेडिसिन लेते हैं, पेन किलर्स ले लेते हैं दर्द के लिए। नेचुरली पेन किलर लेगा कोई भी बंदा, और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट पेन किलर्स का है वो एसिड बनना है, और उससे अल्सर्स होते हैं, उससे एपिगैस्ट्रियल पेन होता है इस रीजन में, जस्ट बिलो द स्टर्नम, यहाँ पे दर्द होता है। फिर मरीज़ घबराता है और फिर डॉक्टर के पास भागता है। सो व्हाट इज सर्वाइकल एंड व्हाट इज शियाटिका या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस? सो लेट्स सी। ओके, दिस इज आवर स्पाइन। ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। 31 मणके होते हैं, गर्दन में 7, 12 धड़ में 5, कमर में, और ये मणका होता है, बीच में डिस्क होती है। आम मणका एक ऐसा ये शेप है मणके की, ये जो बीच में जगह है, यहाँ से नस निकलती है, नर्व, जिसको करंट वाली नस बोलते हैं। दिमाग से मोटी नस मणके के बीचों बीच आती है, और उससे आगे हर एक मणके के लेवल पे एक नस इधर से, एक नस इधर से। 31 मणके हैं टोटल, और 33 नर्व्स इधर को, 33 उधर को, 33 पेयर ऑफ नर्व्स। एंड आगे जाके शरीर के हर छोटे से छोटे अंग के साथ कनेक्टेड है दिमाग, इन नसों से, इन करंट वाली नसों के थ्रू। समझने के लिए हम कहें कि अगर ये बिजली घर है, हमारे हाथ और पैर जो है वो हमारे घर हैं, और जो रोशनी है वो इन तारों से होके बिजली घर से हमारे घरों तक पहुंचती है। तो इन तारों में फ़र्क ये है कि इनमें सिग्नल दोनों तरफ से जाता है, ऊपर से नीचे भी आता है और नीचे से ऊपर भी जाता है। सो अगर ये नस यहाँ पे दबेगी तो यहाँ पे करंट का सिग्नल बनेगा, और हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो महसूस होंगी जहाँ ये नर्व सप्लाई करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। आपको बताया कि ये नसें सारे शरीर में फैली हुई हैं। तो अगर मैं किसी के सपोज करिए यहाँ पे चूड़ी काटता हूँ, तो जो ये नर्व्स हैं जो यहाँ तक आई हुई हैं, ये नर्व जो यहाँ पे सप्लाई कर रही है, उसमें करंट का सिग्नल बनेगा, यहाँ से होके मोटी नर्व में जाएगा, और वहाँ से दिमाग में जाएगा। हमारे दिमाग को पता चलेगा कि यहाँ पे दर्द हो। लेकिन मेरी यही नस अगर यहाँ गर्दन में दब जाती है, रीढ़ की हड्डी में दब जाती है, तो यहाँ पे करंट के सिग्नल बनने लग जाते हैं दबाव की वजह से। लेकिन मेरे दिमाग को ये महसूस होगा कि ये सिग्नल वहाँ से आ रहे हैं जहाँ पे ये नस एक्चुअली सप्लाई कर रही है। जो नस
यहाँ पे आ रही है, अगर वो कमर में पीछे रीढ़ की हड्डी में दब जाएगी, सिग्नल वहाँ बनेगा, दिमाग तक जाएगा, लेकिन दिमाग को ये लगेगा कि सिग्नल वहाँ से आ रहा है जहाँ एक्चुअली वो नस सप्लाई कर रही है, यानी कि यहाँ पे तकलीफ हो रही है। तो इस नस में सिग्नल कहीं भी बनेगा, ये ऊपर जाके दिमाग तक पहुँचेगा, लेकिन दिमाग को यही महसूस होगा कि ये सिग्नल वहाँ से आ रहा है जहाँ पे नस सप्लाई कर रही है। ये सिग्नल चाहे यहाँ बने, चाहे यहाँ बने, चाहे गर्दन में बने, दिमाग को यही लगेगा कि ये सिग्नल वहाँ से आ रहा है जहाँ पे नस एक्चुअली सप्लाई कर रही है। अगर कोई नस जो यहाँ पे आ रही है वो पीछे दबेगी तो मेरे को तकलीफ यहाँ पे महसूस होगी। ऐसे ही अगर कोई नस टांग में सप्लाई कर रही है, अगर कोई नस है जो यहाँ पे सप्लाई कर रही है मेरी टांग में, वो कमर में पीछे प्रेस हो जाएगी तो दिमाग को एक्चुअली ये लगेगा मेरे यहाँ से ही आ रहा है। तो ये नर्व कहीं भी प्रेस हो, तकलीफ महसूस वहाँ होगी जहाँ सप्लाई करती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो नस है ये गर्दन में रीढ़ की हड्डी में ही प्रेस होती है। ओके, सो नस प्रेस होगी यहाँ पे रीढ़ की हड्डी में, सिग्नल यहाँ बनेगा, लेकिन तकलीफ महसूस होगी जहाँ ये नस सप्लाई कर रही है। तो दबाव यहाँ पे आएगा रीढ़ की हड्डी में, और नसें रीढ़ की हड्डी ये नीचे वाले पोर्शन से टांग को जाती हैं, तो तकलीफ महसूस होगी जहाँ पे वो नस सप्लाई कर रही है। अगर यहाँ पे जाने वाली नस दब गई है तो यहाँ तकलीफ महसूस होगी, यहाँ तक जाने वाली नस दब गई है तो यहाँ तकलीफ महसूस होगी। इसी तरह से अगर मेरी नसें गर्दन में दबेंगी तो मेरे को तकलीफ कंधे में और हाथ में महसूस होगी, और गर्दन में नस दबेगी तो तकलीफ मेरे को महसूस होगी यहाँ सिर में भी। तो गर्दन में नस दबने से कंधे में, हाथ में तकलीफ महसूस हो सकती है, या यहाँ तक सिर में भी यहाँ तक दर्द महसूस हो सकता है। लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं वो यही सोचते हैं कि अगर सिर में दर्द हो रहा है तो सिर में ही कुछ होगा। एक्चुअली नसें दबती गर्दन में है, तकलीफ सिर में होती है, और मरीज़ और कई डॉक्टर्स ढूंढते भी सिर में ही रहते हैं उस चीज़ का कारण। लोगों ने 2-2, 3-3 CT स्कैन करवा रखे होते हैं एंड कोई चीज़ नहीं मिलती जो सर दर्द का रीज़न एक्सप्लेन कर सके। तो उसका कारण यही है कि आपकी सुई तो घर में गुम हुई है और आप ढूंढ रहे हैं बाहर जहाँ पे रोशनी है, तो नहीं मिलेगी। ओके, सो ये जो नसें दबती हैं, मैं कह रहा हूँ बार बार कि दब रही हैं। इस दबने का कारण क्या है? दबने का कारण डिस्क हो सकती है। रीढ़ की हड्डी हमारी, जैसे आपको बताया है, बनी हुई है, मणका होता है, डिस्क होती है, मणका डिस्क। तो कोई डिस्क बाहर निकल आए, कोई मणके की हड्डी बढ़ जाए, तो मणका ही हिल के नस को दबा ले, कोई कैंसर की गांठ बन जाए, खून इकट्ठा हो जाए, किसी वजह से भी ये नस दबी, और जो नस दबेगी उस हिसाब से ही हमें तकलीफ मारेगी। तकलीफ क्या मारेगी? इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ये करंट वाली नसें या नर्व्स होती हैं, ये कोई पाइप जैसी नहीं होती। पाइप जैसी नहीं होती जी, खून वाली नसें पाइप जैसी होती हैं। तो जो हम सुनते हैं कि नस दब गई है और अब खुल गई है, वो चीज़ नहीं है, पाइप जैसी नहीं होती। ये एक सॉलिड केबल की तार की तरह होती हैं, एक मोटी तार और उसमें बहुत सारी बारीक तारें, और ये ऐसे बंद होती या खुलती नहीं है, बल्कि जितनी देर इस पर दबाव बना रहता है, ये धीरे धीरे इसके जो फाइबर्स हैं, इसके अंदर की नसें हैं, वो ख़राब होती जाती हैं। जितनी देर और जितना ज़्यादा दबाव बना रहता है, ये नसें ख़राब होती जाती हैं, और ख़राब हुई नस को ठीक करने के लिए ना कोई दवाई है, ना ही कोई सर्जरी है। जो ऑपरेशन भी किए जाते हैं सर्वाइकल और कमर में डिस्क वगैरह के लिए, उन सभी में सिर्फ दबाव हटाया जा सकता है। खराब हुई नस या कटी हुई नस को दोबारा से ठीक करना मुमकिन नहीं है, ना यहाँ, ना दिल्ली में, ना लंदन में, ना ही दुनिया में कहीं और। सो जब नस दबती है तो सबसे पहले दर्द मारता है। दर्द मारेगा उस हिस्से में जहाँ पे नस सप्लाई कर रही है।
जैसे जैसे दबाव से नस खराब होती जाएगी, दूसरी स्टेज आती है नमनेस पैरेस्थीसिया की। इसमें क्या होता है कि मरीज को लगता है कि ये सुन्न हो गया है या कीड़ी चल रही है, या कई मरीज कहते हैं कि सूजन आ गई है टांग में। असल में सूजन आती नहीं है, मरीज को महसूस होती है, या फिर सेक निकलता है या ठंड निकलती है। ये सारी चीज़ें ये सेकंड स्टेज में होती है। ये भी बता दूं कि जो ये दर्द मैंने पहले बताया नस दबने से होता है, ये शुरू में चलने पे, ज़्यादा देर चलने पे और खड़े रहने पे पहले बनता है, फिर खड़े रहने पे और चलने पे बढ़ता रहता है, और बैठ के ही ठीक होता है। इसको न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन कहते हैं, बैठ के ही ठीक होता है। बाद में खैर ये लगातार भी होता रहता है, लेकिन शुरू में ये चीज़ें होती हैं। दूसरी स्टेज नमनेस की मैं बता चुका हूँ, और तीसरी स्टेज और नस खराब हो जाती है, फिर कमज़ोरी आती है उस हिस्से में जहाँ पे ये नस सप्लाई कर रही है। नस बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, फिर ये हिस्सा जहाँ नस सप्लाई कर रही है, हाथ या पैर, सूखने लग जाता है। जब तक दर्द है तब तक मरीज़ पे छोड़ दिया जाता है कि भाई अगर आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है फिर आप दबाव हटवा लीजिए। यहाँ पे बात आ जाती है तो डॉक्टर मरीज को बोलता है कि भाई साहब आप दबाव हटवाइए, नहीं तो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। लेकिन मरीज का दर्द थोड़ा कम हो गया होता है, सुनपना थोड़ा आ जाता है, मरीज कंफर्टेबल फील करता है, मरीज को लगता है कि ठीक हो रहे हैं। ऑपरेशन से वैसे ही डरे होते हैं तो ऑपरेशन कराने के लिए नहीं मानते। फिर जब यहाँ पे पहुँच जाती हैं चीज़ें, तो यहाँ पे एक बार दोबारा बहुत तेज़ दर्द मारता है। फिर मरीज कहता है कि करिए मेरा ऑपरेशन, मेरा कुछ भी करिए, मेरे को बहुत तकलीफ है, मेरी तकलीफ हटाइए। और इस वक्त ऑपरेशन करने से, दबाव हटाने से इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि नीचे से जो नस है वो पहले ही ख़राब हो चुकी होती है। देखिए, एक चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि ये जो नसें हैं ये भगवान ने हमें सिर्फ दर्द मारने के लिए नहीं बनाई। एक्चुअली ये नसें तो सारे शरीर को कंट्रोल करती हैं, दिमाग सारे शरीर को इन नसों के थ्रू ही कंट्रोल करता है। और जो दर्द है वो एक तरह का सिग्नल है शरीर का कि भाई दिक्कत हो रही है, कोई मेरी तरफ ध्यान दो। और हम अगर दर्द की दवाई लेके उस सिग्नल को, उस दर्द को बंद करते हैं, दबाते हैं, तो बाद में फिर खता भी हम ही खाते हैं। इलाज सिंपल मैथमेटिक्स। देखिए, इसमें सिर्फ दो ही तरह की दवाइयाँ देते हैं इन कंडीशंस में। एक तो वो दवाई है जो ये जो सिग्नल बन रहा है, यहाँ पे दबाव की वजह से जो सिग्नल बन रहा है, इसको कम करने की दवाई। ये सिग्नल ही कारण है दर्द का, सभी चीज़ों का। तो जो सिग्नल है इसको कम करने की दवाई, ये मेडिसिन लगातार लेके, इनका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। ये दवाई लगातार लेके अगर हमें रिलीफ है, अगर हमें ठीक महसूस होता है तो ठीक है। अगर ये दवाई लेने के बावजूद भी हमें राहत नहीं मिल रही है, इसका मतलब है कि सिग्नल ही ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि दबाव ज़्यादा है। और उस स्थिति में दबाव हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर दबाव ज़्यादा है तो धीरे धीरे करके तकलीफ़ें बढ़ती जानी हैं। और सिर्फ यही तकलीफ़ें नहीं बढ़नी हैं, बल्कि शरीर के और भी फंक्शंस हैं जो वो भी कंप्रोमाइज़ होने हैं, उनमें भी दिक्कत आएगी। समझाने के लिए बताता हूँ कि अगर हमारी नस यहाँ ऊपर से कट जाए तो ज़िंदगी ख़त्म, क्योंकि दिल को, फेफड़ों को, सभी चीज़ों को, सभी हमारे ऑर्गन्स को यहीं से नसें जाते हैं। अगर नस यहाँ से, कमर में से कट जाती है तो यहाँ से टांगों को नसें जाती हैं, हमारी टांगें रुक जाएंगी, यहीं से लैट्रिन और पेशाब के रास्ते को जाती हैं, तो हमारा लैट्रिन और पेशाब पे कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। दबाव से यही सारी चीज़ें होती हैं, थोड़ी कम मात्रा में दबाव के हिसाब से। ये सिग्नल कम करने वाली मेडिसिन जैसे गाबापिन, प्रीगैबलिन, डुलॉक्सिटिन, डोथाइपिन, ये लेने के बावजूद भी हमें अगर तकलीफ में राहत नहीं है तो इसका मतलब है दबाव ज़्यादा है। हमें
दबाव हटाने के बारे में सोचना चाहिए। एंड जो दूसरी तरह की मेडिसिन इस कंडीशन में है वो है पेन किलर्स। और ये पेन किलर्स सबसे पहले हम पेन किलर्स से ही शुरू करते हैं। किसी को भी थोड़ा बहुत दर्द है तो सिंपल ओवर द काउंटर दुकान से जाके दर्द की दवाई लेगा और खाएगा। लेकिन पेन किलर्स या दर्द की दवाई दर्द को ठीक कर सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन दर्द के कारण को ठीक नहीं करेगी। तो अब आप मेरे से कहेंगे कि मैं जब दर्द होगा मैं फिर दोबारा ले लूँगा, फिर दर्द होगा मैं फिर ले लूँगा। नहीं, ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि जो ये दर्द की दवाइयाँ होती हैं इनका अपने आप में इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट तो ये है कि ये खाते ही तेजाब की मात्रा बहुत बढ़ जाती है शरीर में। ये तेजाब बनाती है। तेजाब बनने से पेट में, आंतड़ी में जख्म हो जाते हैं और हमारे इस जगह पे, जो मैं पहले आपको बताया कि इस जगह पे दर्द मारता है, एपिगैस्ट्रिक पेन बोलते हैं, या इस जगह पे दर्द होगा, या यहाँ पे सूढ़ें वगैरह चुभेंगी। ये सारी चीज़ें तेजाब की वजह से जो अंदर जख्म हो जाते हैं उसकी वजह से होती हैं। और अगर पूरे फुल फ्लैट अल्सर्स बन जाते हैं तो फिर उनमें से खून रिसता रहता है लैट्रिन के रास्ते, और हमारे में खून की कमी आ जाती है। दर्द की दवाइयाँ लंबी खाते हैं, फिर ये सबसे पहले हमारे गुर्दे खराब करते हैं। लिवर, कहने का ये है कि शरीर के हर अंग पे ही ये असर डालती हैं। तो और ये आप देखेंगे ये दवाइयाँ जैसे ब्रूफिन, डिक्लोफेनाक, जो वॉवरिन के हम टीके लगवाते हैं, एस्प्रिन, डिस्प्रिन, सिलोकॉक्सिब, ये सारी ऐसे ही नुकसान करती हैं। तो अगर मरीज़ कहे कि मैं दर्द की दवाइयाँ लेके काम चलाता रहूँगा, नहीं चलेगा। पहले तो तेज़ाब से ही बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। दर्द बड़ा गंदी किस्म का दर्द होता है, और फिर 3, 4, 5 महीने में आपका गुर्दे पे और बाकी ऑर्गन्स पे भी असर दिखने लग जाएगा। सो अगर वही बात कि अगर करंट का सिग्नल कम करने वाली दवाइयाँ लेके भी हमें राहत नहीं है, इसका मतलब दबाव ज़्यादा है। ज़्यादा दबाव गड़बड़ी करेगा और हमें दबाव हटाने के बारे में सोचना चाहिए। ऑपरेशन बुरी चीज़ नहीं है, सिर्फ नाम ही बुरा है। मौके पे कराया जाए तो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ठीक हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें जिन मरीज़ों के ऑपरेशन हुए हैं और ये वो सारी चीज़ें, मेरा दूसरा चैनल है उस पर आप जाके देख सकते हैं। ओके, एक चीज़ और ऐड करता हूँ कि मरीज़, जैसे आपको बताया कि दर्द के साथ कभी नहीं आते, या तो पेट में दर्द से आते हैं। एक और चीज़ जो जैसे कमर में अगर किसी के दबाव है, उन मरीज़ों में और क्या देखने को मिलता है। देखिए, यहाँ कमर में नसें दबेंगी तो यहाँ से नसें टांगों को जाती हैं, हमारी टांग में दर्द मारेगा, और यहीं से ही नसें, करंट वाली नसें या नर्व्स लैट्रिन और पेशाब के रास्ते को जाती हैं। तो लैट्रिन वाली नसें दबेंगी, हमें कब्ज होगी। पेशाब के रास्ते को जाने वाली नसें दबेंगी तो हमारे लिए पेशाब का जो मिसाना है उसमें थोड़ा बहुत पेशाब इकट्ठा होता रहेगा। जब पेशाब इकट्ठा हो जाता है उसमें इन्फेक्शन होगी। इन्फेक्शन से बार बार पेशाब आना, लग के पेशाब आना, या फिर बुखार होना जिसमें कंपकपी लगती है। 2 ही बुखार हैं जिसमें कंपकपी लगती है, एक ये पेशाब की इन्फेक्शन वाला बुखार और दूसरा मलेरिया, तीसरा सेप्टिसिमिया छोड़िए। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा, आगे अगर कब्ज होती है किसी को, फिर उसके पाइल्स, बवासीर हो सकती है, एनल फिशर, भगंदर जिसको बोलते हैं, वो चीज़ हो सकती है। पेशाब में इन्फेक्शन है तो उससे पथरी बनने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। तो असल में ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई ही होती हैं। तो देखा जाए तो कुछ मरीज़ों में इन सभी चीज़ों का जो नस का दबना ही है। एक मेरे दोस्त हैं, बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं, डॉक्टर मनीष मेडिसिन के हैं।
उनसे बात हो रही थी तो एक दिन वैसे ही उन्होंने मजाक में कहा कि भाई जो भी बीमारी है तुम आखिर में जाके उसको नसों से ही जोड़ देते हो। तो मैंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब एक्चुअली हर एक चीज़ की जड़ नस नहीं है, हर एक चीज़ की जड़ हमारी बढ़ती हुई उम्र और जो उसके साथ हमारा, जैसे कहते हैं कि मशीनरी घिस जाती है, वो चीज़ें हैं। और ये सारी चीज़ें आपस में इसलिए जुड़ी हुई हैं क्योंकि उनका जो जड़ है, जो वो असल में करंट वाली नसें नहीं है, वो हमारा वियर एंड टियर, हमारा शरीर का जो उम्र के साथ नुकसान होता है वो चीज़ है। क्यों जो दबेंगी डिस्क निकलने से और या हड्डी बढ़ने से, और ये सारी चीज़ें उम्र के साथ सभी में आएंगी ही आएंगी। 20-21 साल की उम्र के बाद ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। आप अगर मेरा भी MRI करा लेंगे या किसी भी चलते फिरते आदमी का जो हेल्दी है, जो आपको लगता है कि बिल्कुल तंदुरुस्त है, और उसका MRI करवाएंगे तो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत ये निकली हुई डिस्क, ये बढ़ी हुई हड्डी, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगे। और यही चीज़ें अगर ज़्यादा बढ़ जाती हैं फिर ये बीमारी का रूप धारण कर लेते हैं। और जैसे आपको पहले बताया कि असल में ये बीमारी नहीं, ये तो एक संकेत है शरीर का कि दिक्कतें हो रही हैं, मेरी तरफ ध्यान दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्वाइकल एंड लंबर स्पॉन्डिलाइटिस। उम्मीद है I've made myself clear. Thank you.